अब जैसे कि 2022 खत्म होने वाला है, तो उसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। तो 2022 के अंदर जो उपलब्धियां रही हैं सुरक्षा क्षेत्र के अंदर, वो देख लेते हैं। वर्ष 2022 में इसरो की स्थापना कब होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसरो की स्थापना कब होती है भारत के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसरो ने जहां कई उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया, वहीं डीआरडीओ, और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, ने उन्नत व अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों को विकसित किया और उनका परीक्षण करने में सफलता प्राप्त की है। जैसे गगनयान के क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण। साल की शुरुआत में इसरो ने प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की क्षमता का परीक्षण किया। इसमें इंजन का प्रदर्शन सभी मानकों पर खरा उतरा, मतलब काफ़ी। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट में इसरो का प्रवेश। कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट का मतलब यह है कि जिन देशों के पास जो लॉन्च व्हीकल नहीं है, उन देशों के जो उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए अपने उपग्रह किराए पर देना और उनसे पैसे कमाना ही कॉमर्शियल लॉन्च मार्केट में इसरो का प्रवेश हुआ है। अक्टूबर में इसरो ने GSLV Mark 3 GSLV MK3 ये लेटेस्ट और काफ़ी भारी उपग्रह ले जाने में सक्षम है। इसने 36 उपग्रह को लॉन्च कर वाणिज्यिक सेवाओं की शुरुआत की। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इस श्रेणी के अन्य उपग्रहों के साथ मिलकर दुनिया भर में हाई स्पीड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, मार्स ऑर्बिटर की यात्रा समाप्त। क्राफ्ट का ईंधन और बैटरी खत्म होने के साथ ही इसरो के विज्ञानियों ने अक्टूबर में भारत के पहले अंतरग्रही अभियान मंगलयान की समाप्ति की घोषणा की। इसे नवंबर 2013 में PSLV C25 से लॉन्च किया गया था, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और ये इसकी 25वीं उड़ान थी। कौन सी उड़ान थी? 25वीं से लॉन्च किया गया था। मार्स ऑर्बिटर में 5 पेलोड थे। कितने पेलोड थे? 5 थे, जो सरफेस जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, सतह तापमान से संबंधित आंकड़ों को जुटा रहे थे। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है निजी तौर पर निर्मित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। तो ये निजी तौर पर मतलब, तो निजी तौर पर यहाँ पे तात्पर्य है कि विक्रम एस को इसरो के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। यह 89.5 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा और प्रक्षेपण के कुछ देर बाद बंगाल की खाड़ी में गिर गया। स्टार्टअप स्काई रूट के बाद अन्य कंपनियां भी अंतरिक्ष में प्रवेश की तैयारी कर रही है। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि एक कंपनी थी जिसने अपना जो प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था। अब कुछ और DRDO की उपलब्धियां देख लेते हैं। आकाश NG, क्या आकाश NG क्या है ये? तो नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नई पीढ़ी की मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन जैसी प्रणाली इसके अंदर शामिल है। आकाश NG आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर है आकाश प्राइम मिसाइल। ये क्या है? उन्नत संस्करण की इस मिसाइल का ITR चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया है। और चांदीपुर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। सटीकता के लिए इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी सी कर को जोड़ा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है? शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10N। तो क्या है ये? सैनिकों की त्वरित आवाजाही के लिए यह सिस्टम छत वाली सड़क तैयार करता है। छत वाली सड़क मतलब जिसमें हेलीकॉप्टर से आपको जल्दी से जल्दी किसी अन्य जगह पहुंचाया जा सके। उन्नत जेफ टेक्नोलॉजी, क्या है ये? एयरक्राफ्ट को दुश्मन के रडार व मिसाइल से बचाने के लिए इसे विकसित किया गया है। लॉन्ग रेंज बम, तो ये क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट से जमीन पर एक्यूरेसी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये क्या है? इससे दुश्मन के रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे को निशाना बनाया जा सकता है। यह भार में हल्का लेकिन इस श्रेणी के हथियारों में अधिक प्रभावी है। तो ये हमने देखा 2022 के अंदर इसरो और DRDO की उपलब्धियां। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा RBI। तो आपको पता है RBI ने अपनी जो डिजिटल करेंसी है रुपया, वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी था। RBI की स्थापना कब होती है और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो कौन है, वो भी आप मुझे बताइए। तो चलो मैं ही बता देता हूँ। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपये की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। काफ़ी डिटेल में अपन ने पढ़ा था ये।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस वर्ष देश की पहली डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपए की शुरुआत की है। सीबीडीसी पारंपरिक नोटों की तरह ही केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। कौन सी करेंसी है? इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आरबीआई के अनुसार ई रुपया डिजिटल टोकन आधारित है। यह उसी तरह सुरक्षित है जिस तरह 100, 200, 500 रुपए के नोट सुरक्षित है। हालांकि इसे सिर्फ खास वॉलेट में ही रखा जा सकता है। इस वॉलेट को बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण और निगरानी आरबीआई ही करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। वॉलेट, जो वॉलेट होगा खास तरह का ई रुपये के लिए, वो होगा तो बैंक के पास। किसके पास होगा? बैंक के पास। लेकिन उसकी निगरानी और उसके ऊपर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण किसका होगा? आरबीआई का होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन के द्वारा भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 29 दिसंबर के करंट अफेयर, जैसा कि हम रोज करते आए हैं। वीर गार्जियन 23 क्या है? तो वीर गार्जियन 23 क्या है? तो भारत और जापान के बीच होने वाले पहले हवाई युद्धाभ्यास को वीर गार्जियन 23 कहा जाता है, नाम दिया गया है। यह होने वाले ये पहली बार हो रहा है। कौन सा? वीर गार्जियन 23 किस किस के बीच में? इंडिया प्लस जापान के बीच में। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा युद्धाभ्यास है? हवाई युद्धाभ्यास को वीर गार्जियन 23 नाम दिया गया है। 10 दिन का यह अभ्यास टोक्यो के उत्तर पश्चिम में हयाकुरी एयरबेस में जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बार आयोजित हो रहा है। किस देश के साथ? तो ये जापान के साथ। कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो हवाई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसको। S20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय कहाँ बनाया गया है? तो पहले तो S20 क्या है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय बनाया गया है। ठीक है, 2023 में यानी कि 2023 में S20 की थीम नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान रखी गई है। S20 दरअसल G20 का हिस्सा है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। S20 किसका हिस्सा है? तो G20 का हिस्सा है। 2023 में S20 की थीम जो होगी वो क्या है? नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान। तो ये थीम आपको ध्यान रखनी है। और ये किसका हिस्सा है? G20 का है। हाल ही में G20 की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा 2023 के अंदर? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की अध्यक्षता में इंडिया यानी कि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। और G20 जो है वो पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की 85% इकोनॉमी का हिस्सा है। बम चक्रवात से प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो सबको पता है, अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में बम चक्रवात आया है जिससे 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 64 लोगों की मौत हो चुकी है। इस चक्रवात की वजह से वहां पारा -57 डिग्री तक गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? हमने देख लिया है कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं पिछले करंट अफेयर की क्लास में। पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड भी कहा जाता है, ये एक गुरिल्ला प्रधानमंत्री है। कौन है? गुरिल्ला प्रधानमंत्री ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इससे पहले वे 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये इनका तीसरा कार्यकाल है, इसका पुष्प कमल दहल का। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्प कमल दहल बने हैं। ठीक है, इनका ये कौन सा कार्यकाल है? तो तीसरा कार्यकाल है। और नेपाल भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। नेक्स्ट है, स्ट्रेस समस्या की जगह समाधान पर ज़्यादा ध्यान दे, धन्यवाद कहना बेहद कारगर साबित हो सकता है। देखिए, स्ट्रेस आजकल किसको नहीं होता है? किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को नौकरी का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस सभी को है आजकल नॉर्मल हो चुका है ये। तो अपनी समस्या की जगह उस समाधान पर ध्यान दे, धन्यवाद कहना बेहद कारगर साबित हो सकता है। तो क्या है ये? कई ऐसे तरीके हैं जिसमें तनाव कम किया जा सकता है, लेकिन कई बार आपके तरीके ही उपभाऊ लगने लगते हैं। तो फिर ऐसे में तनाव को कम करने के लिए क्या करें? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी फिनबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंगर ई बर्नेट जिगलर रोजमर्रा के कुछ ऐसे ही उपायों को बता रही है जो तनाव को आसानी से कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं।
जैसे जब किसी घटना या कारण की वजह से तनाव हो तो उस पर बहुत अधिक विचार करने के बजाय उसके समाधान के विकल्पों या उस पर काम करने के तरीकों के बारे में फोकस करें, तनाव कम होने लगेगा। तो ये पहला कारगर मेथड है। दूसरा क्या होगा, बॉडी को स्कैन करें और चाय को स्वाद लेकर पिए। सुबह ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए, पूरी बॉडी को मस्तिष्क से स्कैन कर यह जानने का प्रयास करें कि शरीर में कहाँ पर दर्द है या थकावट महसूस हो रही है। इसके बाद चाय या कॉफ़ी को स्वाद लेकर पिए, काफ़ी राहत मिलेगी। कृतज्ञता ज्ञापित करें, लोगों को धन्यवाद कहें। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार लोगों या चीज़ों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने, कृतज्ञता का मतलब है किसी को धन्यवाद देना या किसी की तारीफ करने से तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन घटते हैं, खुशी की भावना बढ़ती है, नींद सुधरती है, असर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इससे भी आप स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट है रोज 4 कप ग्रीन टी। तो आजकल तो ग्रीन टी का इतना चलन बढ़ा है कि आप सब लोग जानते होंगे ग्रीन टी के बारे में। तो रोज 4 कप ग्रीन टी सुधारती है लीवर का फंक्शन। ठीक है, किसका फंक्शन? लीवर का फंक्शन। कॉफ़ी से सिरोसिस का खतरा बढ़ता है। सिरोसिस क्या होता है हम देखेंगे। पानी सबसे अच्छा डिटॉक्स साबित हो सकता है। तो दिन के अंदर कम से कम एक अडल्ट व्यक्ति को 2 से 3 गिलास पानी जरूर ही पीना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ग्रीन टी कैसे काम करती है। ग्रीन टी और कॉफ़ी फायदेमंद है। अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स की प्रवक्ता मेलिसा प्रेस्ट, ये कोई वैज्ञानिक है, जो बताती है कि दिन में 4 कप या उससे अधिक बिना शक्कर की ग्रीन टी पीने से लीवर कैंसर का खतरा कम होता है। ऐसे ही कॉफ़ी से सिरोसिस का खतरा भी घटता है। ठीक है, जूस लीवर को डिटॉक्स करते हैं। तो जो जूस होता है वो लीवर को डिटॉक्स करते हैं, तो ऐसा नहीं है, जूस लीवर को डिटॉक्स नहीं करते हैं। ये कहती हैं कि नहीं, लीवर हीलिंग डाइट किताब की लेखिका यह है मिशेल लाई के अनुसार बाजार में ऐसा कोई जूस या फूड नहीं है जो लीवर को क्लीन या रिपेयर करता है। लीवर शरीर का पावर हाउस है, संतुलित भोजन ही लीवर की कार्यप्रणाली को सपोर्ट कर सकता है। तो लिवर डिटॉक्स के लिए क्या पिएं? तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये इनका आंसर दे रही हैं। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो लीवर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। यदि लीवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। लीवर एक ऐसा अंग है जो हल्की फुल्की क्षति होने पर खुद को रिपेयर भी कर लेता है। तो जैसा कि आपको पता है, जो लीवर है वो अपने आप को वापस बनाने में सक्षम है। जैसे छिपकली की जो पूंछ होती है वो कटने के बाद वापस बन जाती है, वैसे ही लीवर काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, कितना फायदेमंद है मोटा अनाज। तो साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2022 के लिए भी और आने वाले एग्जाम 2023 के अंदर जो जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनके अंदर भी, कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। तो 2023 को किया है। रोज 50 ग्राम मोटा अनाज खाने से हृदय रोग, जो हार्ट डिजीज है, और जो डायबिटीज का खतरा है वो 30% तक कम होता है। ये कोलेस्ट्रॉल घटाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो अपनी पेन्स होती है, नसें होती हैं, उनके अंदर घी जमा हो जाता है। ठीक है, और फिर जो जो ब्लड का, जो खून का जो प्रभाव होता है उसको कम कर देता है। इस वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा तो हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा, क्योंकि खून का जो संचालन होगा वो अच्छी तरह से होगा। और इंसुलिन को भी सुधारता है। तो मोटा अनाज खाना चाहिए, इसका मतलब ये है। ठीक है मतलब मोटा अनाज खाना चाहिए, इसका मतलब तो यही है। इतनी सब सारी बीमारियों से बचा रहा है तो खाना ही चाहिए सर्दियों में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मोटा अनाज एक्चुअली है क्या। तो मोटा अनाज क्या है? फसलों से पैदा हुए खाए जा सकने वाले बीज को अनाज कहा जाता है, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा आदि। किसी भी अनाज के 3 हिस्से होते हैं। जिस अनाज में ये तीनों हिस्सों हो उसे साबुत अनाज कहते हैं, जैसे कि ब्रोन या चोकर। तो ब्रोन या चोकर क्या होता है? तो यह अनाज की सबसे ऊपरी कठोर परत होती है। इसमें अनाज का सर्वाधिक फाइबर होता है, साथ ही विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रोन और चोकर में सर्वाधिक अनाज का विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जर्म, तो जर्म क्या होता है? यह बीज का वो हिस्सा है जो नए पौधे के रूप में अंकुरित होता है। इसमें कई विटामिन, हेल्दी फैट और पौधों में पाए जाने वाले अन्य पोषक तत्व होते हैं। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है खराब और एक होता है अच्छा। जो खराब होता है वो आपको हार्ट अटैक लाने में मदद करता है। ठीक है, और जो अच्छा वाला होता है वो, जैसे आप बीमार हो जाते हो ना, तो आप खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आप कम कम हो जाती है आपकी। ठीक है, तो वो बीमारी के वक्त आपकी बॉडी को ऊर्जा देने में काम आता है। एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म क्या होता है? ये हिस्सा बीज की ऊर्जा आपूर्ति करता है। इसमें ज़्यादातर स्टार्च होता है। इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और फाइबर होते हैं। अब दूसरा क्या है कि हृदय रोग खतरा 30% कम कर देता है।
हार्वर्ड ने महिलाओं पर 10 साल तक किए गए अध्ययन में पाया कि जो महिलाएं भोजन में रोजाना 35 से 50 ग्राम तक साबुत अनाज या उनसे बने प्रोडक्ट का सेवन करती थी, उनमें हार्ट अटैक या हृदय रोग से मृत्यु का खतरा 30% तक कम पाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी से मोटा अनाज खाना चालू कर दो, जैसे चने भिगो के खाओ, ठीक है, दालें भिगो के खाओ, ठीक है, सोयाबीन के जो बीज होते हैं वो भिगो के खाओ। तो आपका हार्ट सालों साल सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा, और आप इससे कोई भी खतरा आपको नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़, इसका खतरा भी 30% कम होता है। तो हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ने 1.60 लाख महिलाओं पर 18 साल तक किए गए अध्ययन में पाया। तो ये जो रिसर्च है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हो तो इन रिसर्च को पढ़ा करो, ध्यान रखा करो अपने। जब जैसे कहते हैं ना अपने देसी भाषा में कि पहला सुख निरोगी काया। तो जब तक आपका शरीर निरोग नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। तो 18 साल तक किए गए अध्ययन में पाया कि रोजाना औसतन 50 ग्राम साबुत अनाज का सेवन करने वाली महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 30% कम होता है। कैंसर तो आजकल इतना ज़्यादा फैल रहा है कि मतलब क्या ही बताएं। हर साल कैंसर से 25 लाख मौतें होती हैं, 25 लाख। तो ये काफ़ी विचारणीय है। आंतों में होने वाले कैंसर की आशंका 21% तक कम हो जाती है। तो 5 लाख महिलाओं और पुरुषों पर 5 वर्ष तक किए गए अध्ययन में पाया गया है कि साबुत अनाज का सेवन करने से आंतों में होने वाले कैंसर का खतरा 21% तक कम होता है। दरअसल इसमें पाए जाने वाला फाइबर आंतों को सेहतमंद रखता है इस वजह से। और भोजन में इनको शामिल कैसे करें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाजरा, जवार, चना, जौ, राजगिरा, ब्राउन राइस, मक्का, रागी हमारे यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। इन्हें निम्न तरीके से भोजन में शामिल किया जा सकता है। जैसे चने को अंकुरित करके खाना सबसे आसान और सर्वाधिक फायदेमंद होता है। इसे गेहूं के आटे के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। बाजरा ये कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत है। इसकी खिचड़ी या दलिया बनाकर खाएं। इसे भोजन में चावल की जगह शामिल किया जा सकता है। तो बाजरा, जिसको मिलेट कहा जाता है, ठीक है। फिर है जवार, ये ग्लूटेन फ्री होता है। अब ग्लूटेन क्या होता है, तो ग्लूटेन गेहूं के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, जबकि जवार के अंदर ग्लूटेन नहीं होता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है। फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन का प्रमुख स्रोत है। जवार और मूंग दाल की नमकीन खिचड़ी बना सकते हैं और चीला बनाकर भी खा सकते हैं। जो इसका दलिया और रोटी आसानी से बनती है। राजगीरा, इसमें विटामिन B2, B6, जिंक, मैग्नीशियम आदि होते हैं। मुरमुरे की तरह लड्डू बनाकर खा सकते हैं। जैसे आपने आंगनबाड़ी में देखा होगा, बच्चों को मुरमुरे दिए जाते हैं तो वो राजगीरा के बने होते हैं। रागी, तो रागी तो मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ये ऐसे इलाकों में भी इसका उत्पादन हो जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। आयरन और कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। इसे आटे के साथ मिलाकर रोटी के रूप में खा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख मोटे अनाज है जिनको आप भोजन के रूप में शामिल कर सकते हैं। इससे आपके लीवर का भी कम हो जाएगा, डायबिटीज़ भी कम हो जाएगी, आपके हार्ट डिजीज़ भी कम हो जाएंगी। तो काफ़ी है फ़ायदेमंद, तो आपको खाने चाहिए, ठीक है। अगर स्वाद नहीं लगता है तो आप अपने स्वाद अनुसार इसको शामिल कर सकते हैं, चाहे धीरे धीरे शुरुआत में कम करें फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। राजस्थान के अंदर ये अपन ने देखा था, गौरव और आस्था का विषय है। कौन, ये किसकी मूर्ति है, तो भगवान शिव की मूर्ति है। और कहाँ स्थापित की गई है, नाथद्वारा राजसमंद में। सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा तैयार है, ठीक है। कहाँ पर, नाथद्वारा राजसमंद में। क्या क्या विशेषताएं इसकी, तो ये 29 अक्टूबर 2022 के अंदर ये स्थापित की गई थी नाथद्वारा में। विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट की शिव प्रतिमा भक्तों के लिए खोल दी गई है। यह विश्व की इकलौती शिव प्रतिमा है जिसमें लिफ्ट भी है, सीढ़ियाँ भी है, होल भी है, ठीक है। और इसे बनाने में पूरे 10 साल का समय लगा है। आई होप आपको ये करंट अफेयर पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।